हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग अपने टॉपिक पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पे आते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का भूकंप है। जो लास्ट डे हम लोगों ने ज्वालामुखी के सीक्वेंस में जो वीडियोस देखे उसके बाद का हम लोगों का जो टॉपिक है वो भूकंप उसी से रिलेटेड है। अब भूकंप होता क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक, इसके बारे में सभी लोग बहुत भली भांति वाकिफ़ हैं। होता क्या है कि भूकंप में जो पृथ्वी की संरचना है या पृथ्वी पूरी रूप से जिस पे हम लोग भूप्रपट्टी पे टिके हुए हैं, जो भी संरचनाएं प्रकृति पे हैं, यानी कि जो भी मानवकृत जो भी संरचनाएं हैं या प्राकृतिक संरचनाएं, पर्वत पठार मैदान जो भी है, ये सारे जो है भूप्रपट्टी वाले हिस्से पे ही स्थित हैं। तो भूप्रपट्टी पर भूकंप के द्वारा क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि जिससे कंपन होने लगता है, बहुत बड़े हिस्से दब जाते हैं, उठ जाते हैं और जो मानवकृत संरचना है या प्राकृतिक संरचना है उसमें विनाश की स्थिति आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। कल मैंने बताया था आपको भूकंप एक्चुअल में आते क्यों हैं और इनका वैज्ञानिक कारण क्या है और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है भूकंप से। इन तमाम सारे बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि भूकंप के जो वास्तविक कारक क्या हैं और भूकंप आता है तो उनमें से कौन कौन सी वेव्स जो हैं वो आपकी चलती हैं। जैसे PSL वेव आपने सुना होगा, प्राथमिक वेग, द्वितीयक वेग और वेव, और आपका जो तृतीयक वेव के तौर पे भी आप देखते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे बिंदुओं पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी रोचक तथ्य है ये। इससे इसका जो क्लासिफिकेशन निर्धारण जो किया गया है वो इसको भी आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है भूकंप के आने के लिए। और सुनामी भी इसी से काफ़ी रिलेटेड टॉपिक है, वो भी आप इसको जानेंगे आज। इसके बाद का सीक्वेंस वीडियो और भी एक आएगा आपका, इसमें आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। पहले हम लोग आज बेसिक तौर पे स्टार्ट करते हैं कि भूकंप आता क्यों है और इसके क्या कारक हैं भूकंप के आने के, और साथ ही साथ देखेंगे कि भूकंप जब आता है तो किस तरह की वेव्स चलती हैं और कौन सी वेव कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सी विनाशकारी वेव है। या पहले भूकंप आता है तो भूकंप में पहले वेव कौन सी आती है, फिर सेकेंडरी वेव क्या होती है, फिर टर्शियरी वेव कौन सी आपकी है और किस वेव का सबसे ज़्यादा लॉस कर पाता है, स्थल मंडल पे सबसे ज़्यादा विनाश कौन सी वेव कर पाती है, कौन सी वेव किन किन क्षेत्रों में गमन करती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की जो अवस्था होती है इसमें कौन कौन सी वेव चल पाती है। इन सब तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसके सिद्धांत को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में, परिभाषा रूप में देखते हैं। क्या होता है भूकंप? भूपटल के कंपन अथवा लहर है। जैसे जो भूपटल है, जैसे आपने देखा होगा कभी, आप जलीय क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे कोई तालाब है या कोई गड्ढा है, उस पर आप अगर कोई कंकड़ आप फेंकिए, कोई पत्थर फेंकिए, तो क्या होता है उसकी वेव्स जो हैं वहाँ पे मूव करने लगती हैं, वो चलने लगती हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा वो क्या होता है कि पानी के जो उसका एक तरह से कहिए जो उसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी हिल जाती है वो स्थिति। हिलने के कारण से वेव्स वहाँ पर मूव करने लगती हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा सुनामी वाले क्षेत्रों में, मैंने कल आपको काफ़ी लंबी बात की थी इस पे, कटक वगैरह के संदर्भ में। तो बहुत बड़े हिस्से जो समुद्री क्षेत्र के जो बड़े हिस्से होते हैं उसमें भी जब कोई इस तरह की जो स्थल मंडल पे घटनाएं होती हैं, यानी कि भूकंप जो हमारा स्थल मंडल पे आता, क्यों आता है उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जब आता है तो समुद्र के तल में, जो समुद्र का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो तल है, उसमें अगर कोई प्राकृतिक परिवर्तन हो जाता है, चाहे कोई हिस्सा दब जाए या कोई हिस्सा उठ जाए, तो उसमें क्या होता है पूरा पानी जो समुद्र में होता है उसके भार में डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए मान लो कहीं पे, या सुनामी आ जाए। सुनामी आती है लेकिन अगर बहुत बड़ा हिस्सा क्यों आती है, वो इन्हीं कारणों से जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं कारणों से सुनामी आती है आपकी, कि स्थल में कोई ऐसा हिस्सा हो कि दो प्लेटें मूव कर रही हों और दूर दूर हो जाएं, तो वहाँ पर एक संरचना मलबा मैग्मा निकलना शुरू हो जाए। तो क्या हो जाएगा कि एक जो एरिया है काफ़ी, चूँकि ये मैग्मा निकलेगा तो बहुत छोटे हिस्से में निकलता नहीं है, कई बार किलोमीटर एरिया में आपको कवर करेगा। एक पहाड़ से संरचना अंदर का मैग्मा निकलेगा
तो क्या हो जाएगा, जल का जो स्पेस, जल जो होगा वो उधर से विस्थापित हो जाएगा उस वाले क्षेत्र से। तो जल वो इस मूवमेंट के कारण से लहरें समुद्र की जो हैं काफ़ी तेज़ी से जाते हुए, जैसे मैंने बताया था अभी तालाब में या गड्ढे में आप पानी ईंटें फेंकिए, कोई पत्थर फेंकिए तो मूव करती हैं लहरें तटों पर। तटों का जो मतलब जितना पानी कवर करता है उससे ज़्यादा होने लगता है, थोड़ा पेंचते हैं। आप बड़े पैमाने पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दूर तक लहर चली जाती है। तो समुद्रों में भी यही होता है कि जब कोई चीज़ संरचना वहाँ पर या तो कोई निर्माण हो जाता है, यानी कि मलबा जब निकलेगा मैग्मा तो एक संरचना पहाड़ का निर्माण कर देता है, तो उससे भी भूकंप आते हैं। जल जो है बड़े पैमाने पर जल का तटों को प्रभावित करता है। दूसरी संरचना होती है दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गमन कर जाती है, तो वो भी संरचना में डिस्टर्बेंस आता है, वह भी तल को प्रभावित करता है, उससे भी बड़े पैमाने पे लहरें निकलती हैं और तटों को आके इफेक्टिव करती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि भूस्खलन की स्थिति हो जाती है, वहाँ पे नीचे गड्ढा सा बन जाता है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी जाता है और वो भी क्या होता है, लहरों को इफेक्टिव करता है। तो इन कारणों से, यानी कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंपों के कारण से क्या होता है, सुनामी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो बात तो रही सुनामी की। भूकंप आते क्यों हैं, इन सब विषयों पे देखते हैं हम लोग। तो पहले स्टार्ट करते हैं, भूकंप होता क्या है। भूकंप वही है, लहरें जो हैं आपकी या कंपन जो है वही भूकंप कहलाता है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर के चट्टानों में लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होता है। यानी कि मतलब कोई ऐसा क्षणिक परिवर्तन हो जाने से जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो स्थल संरचना है उसमें एक क्षणिक समय के लिए कोई परिवर्तन जब आ जाता है तो ऐसे परिवर्तन के कारण से भूकंप मूव कर जाता है। और भूकंप होता क्यों है, आता क्यों है, इसके बड़े कारक क्या क्या हैं मूल रूप से। तो मैंने बताया था आपको कि ये पृथ्वी की जो गतियां हैं, एक बड़ी कारक तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पूरा विश्व है ये कई प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्लेटें हैं और कुछ इसकी बहुत छोटी छोटी गौड़ प्लेटें हैं। प्लेटें क्या करती हैं, मैग्मे पे तैरती रहती हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट से बहुत दूर चली जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक नई संरचना का निर्माण हो जाता है। नई संरचना मीन्स दो प्लेटें जब आसपास आती हैं, टकराती हैं, एक जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे गमन कर जाती है, तो मैंने आपको बताया था कल, तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से कारण से भूकंप की स्थिति बन जाती है, चाहे जलीय क्षेत्र में हो चाहे स्थल वाले क्षेत्र में हो। ठीक है, इसी कारण से देखेंगे कि जो भी महाद्वीप आपको दिखाई देंगे, जितने भी महाद्वीप देखेंगे, इनके जहाँ पे जो प्लेट का अंत होता है, जो प्लेटों के आखिरी छोर होते हैं, ठीक है, हमेशा वलित पर्वत आपको वहीं पर दिखाई देंगे। आप विश्व में अगर देखेंगे तो पूरे विश्व की संरचना में आप देख लेंगे कि आपको वलित पर्वत हमेशा महाद्वीपों के आपके तटों के किनारे ही आपको दिखाई देंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ले लीजिए। उत्तरी अमेरिका में अगर आप बात करेंगे तो रॉकीज आप देखेंगे पश्चिमी तट पर पूरी तरह से विस्तृत है। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंडीज़ को देख लीजिए। इंडीज का पश्चिमी जो हिस्सा है वो पूरी तरह से वलित पर्वत से निर्मित बहुत बड़ी संरचना है, जो कि पूरी तरह से आपका पश्चिमी हिस्से को लगभग करीब में कवर किए रहती है। पूरे कंट्रीज उसमें आपके आ जाते हैं, किसके, दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, लगभग करीब में ब्राज़ील वगैरह को, अर्जेंटीना वगैरह को छोड़ के अगर देखेंगे तो हम लोगों का पूरा आपका जो है आ जाता है। पेरू वगैरह का पूरा लंबा सा तट आप लोग देखेंगे तो वो सब पूरा आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो आगे के टॉपिक्स में। तो ये पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से देखेंगे पर्वत का निर्माण है। वहीं अगर हम बात करें कि हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर अक्सर अवलित पर्वतों के निर्माण के बारे में देखेंगे। वहीं पर यदि आप देखते हैं कि भारत के बारे में, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है या उत्तर पूर्वी हिस्सा कहिए इसको, उत्तर पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक वलित पर्वत का उदाहरण आपको हिमालय मिलेगा, जिसमें आप लोग देखते हैं कि वो कैसे निर्मित हुआ है। तो वो प्लेटें क्या होती है, ये प्लेटों के कॉर्नर पे हमेशा मिलते हैं, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से आके टकराएंगी वहाँ पर ये इसका निर्माण हो जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर क्यों है, क्योंकि जो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ये अलग प्लेट है और वो उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी दूसरी प्लेटें हैं। तो प्लेटों के किनारे पे ही हमेशा आपको वलित पर्वतों के बारे में दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं कि ये संरचना का निर्माण करते हैं, ऊपर जब उठते हैं या इस तरह की जब संरचना बनती है तो भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मूल रूप से प्लेटों के गमन के कारण से। और अंदर मैंने बताया था कि जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, है ना। और
किस पे मूवमेंट करती हैं, जो नीचे का एक जो एथिनोस्फेयर वाला मंडल है आपका, यानी कि जो एक तरला अवस्था वाला जो मंडल है वो हिस्सा है, उसी पर ही प्लेटें गमन करती रहती हैं। तो इस तरह की जब मूवमेंट होती है तो वो क्या करता है, मैग्मा ऊपर आता है, बाहर निकलता है और लावे के रूप में विस्तृत हो जाता है जब उसको स्पेस मिलता है। स्पेस कैसे मिलता है कि जब नीचे मैग्मे में रेडियोएक्टिव तत्वों की अधिकता किसी क्षेत्र में ज़्यादा बन जाती है तो वहाँ पर उसकी क्रिया बहुत तेज़ी से क्रिया करने लगता है और वो ब्लास्ट की संरचना बनाता है। ऊपर की जो भूप्रपटी की लेयर है उसको काटता हुआ ऊपर चला जाता है और उसको ड्रिल, एक तरह से कहिए ड्रिल करता हुआ ऊपर चला जाता है और होल करके बाहर मैग्मा आ जाता है। तो हमको दिखाई देता है वो कि वो ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उससे भी भूकंप आते हैं। जब भी पृथ्वी के तल में डिस्टर्बेंस होगा भूकंप आएगा। अब तल डिस्टर्बेंस बहुत सारे कारकों से होते हैं, लगभग 8-10 कारक इसके हैं, लेकिन मूल कारक जो आपका मैंने बताया भूकंपीय गतिविधियों के कारण से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मतलब ज्वालामुखी उद्गार वगैरह की स्थिति जब बनती है तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भूकंप आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो आपका ज्वालामुखी क्रिया एक सीधा सा उदाहरण है इसका। या इसमें प्राकृतिक कारकों में अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आती, फिर मानव निर्मित भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे बड़े बड़े डैमों का निर्माण कर देते हैं मनुष्य। इंसान क्या होता है, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए क्या नदियों के प्रवाह को रोक देता है। अब नदियों के प्रवाह को रोक देता है तो बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़े हिस्से में जल का संग्रह हो जाता है। तो क्या होता है, प्राकृतिक तौर से डिस्टर्बेंस बन जाता है। अब प्राकृतिक डिस्टर्बेंस बन जाने से क्या मतलब है, देखिए पृथ्वी की जो संरचना प्राकृतिक तौर पे हुई है वो पृथ्वी ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की हैं। ठीक है, हर चीज़ का बैलेंस अपने हिसाब से बना करके रखा है। कहीं पे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों की संरचना कुछ क्षेत्रों में डेवलप कर दी गई हैं और कुछ कुछ क्षेत्रों में एकदम मैदानी वाले क्षेत्र हैं। तो प्रकृति ने अपने हिसाब से इसको बैलेंस करके हुए हर चीज़ को बनाया हुआ है। होता क्या है, इंसान अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दो पहाड़ियों के बीच में डैम वगैरह का निर्माण कर देते हैं तो बड़ी मात्रा में पानी वहाँ कलेक्ट हो जाता है। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े डैम का निर्माण कर दिया गया है, पानी को रोक दिया गया है। तो उन क्षेत्रों में अक्सर आप देखेंगे तो मूवमेंट हमेशा दिखाई देगी, भूकंप बड़े पैमाने पर आएंगे, क्योंकि वो मानव की एक्टिविटीज़ के कारण से भी ऐसा हो जाता है। वो बहुत बड़े पानी का बहुत बड़ी मात्रा में जब संग्रह हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा और वेट बढ़ जाने के कारण से पृथ्वी के सामान्य बैलेंस में डिस्टर्बेंस होगा, तो उससे भी भूकंप आपके आते रहते हैं। तो क्या क्या मूल कारक हैं उनके बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जो कि मैंने आपको बताया अभी को, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, कभी कभी भू संतुलन नहीं हो, जिसे देखने में तो हमें चीज़ें सामान्य सी लगती हैं, जैसे आप अक्सर देखते होंगे लैंडस्लाइड वगैरह होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके पीछे का मतलब वो बड़े बड़े हिस्से होते हैं। तो कभी कभी प्रकृति भी अपने आप को हमेशा पूरी तरह से देखने में तो हमको बैलेंस लगती है, लेकिन वो बैलेंस नहीं होती है। तो वहाँ पर भी इस तरह की भूगर्भिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, तो उसके कारण से भूकंप आते हैं। बड़े हिस्से का एक तरह से देखेंगे दब जाना, उठ जाना की जो मूवमेंट होती है वो इसी कारण से आपका होता है। ठीक है, तो भू संतुलन संबंधी समायोजन को लेकर के भूकंप वगैरह के आते हैं। प्लेटों की गतिशीलता मैंने आपको बताया 3 तरह की गतियाँ होती हैं, उसके कारण से आपका भूकंप वगैरह आता है। जैसे कोई भी प्लेट डिस्टर्ब करेगी एक दूसरे को, भूकंप आना 100% निश्चित है। इसी कारण से मैंने बताया था आपको कि जो हिमालयी क्षेत्र में जितने भी उत्तर प्रदेश के राज्य भारत के जितने भी स्टेट पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से इवन आप उत्तर प्रदेश से ले करके आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो क्षेत्र आपके पड़ते हैं, या आप सिक्किम आपकी बात कर लीजिए, या तो आप पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वगैरह का जो बेल्ट देख लीजिए, ये जितने भी हिमालय के क्षेत्र में स्थित भारत के राज्य हैं वहाँ पर हमेशा भूकंप वाले क्षेत्र आपको बड़े पैमाने पे मिलेंगे। दिल्ली तक इवन प्रभावित होता रहता है इससे। जैसे भूकंप आता है जरा सा कोई, चूँकि ये सब संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन से वाले हैं, वलित पर्वत का निर्माण हो, 2 प्लेटें एक दूसरे टकरा रही हैं तो हिस्सा उठ रहा है, तो वहाँ मूवमेंट हमेशा होती रहती है। और हल्के छोटे मोटे झटके तो आए दिन आपको प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं सुनाई देंगे आपको इन क्षेत्रों में कि भूकंप आ रहा है। तो ये प्लेटों की गतिशीलता हो गया। वलन और व्रंसन, वही मैंने कहा, जैसे 2 प्लेटें टकराएंगी तो दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, वलन हो जाएगा, कोई हिस्सा बहुत ऊंचा उठता चला जाएगा, ऊंचा उठता चला जाएगा तो क्या होगा, दबाव में डिस्टर्बेंस आएगा। तो उससे भी बच्चों ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
वलन और भ्रंशन से भी भूकंप आपके आते रहते हैं। बहुत बड़े हिस्से क्या होते हैं, आप देखेंगे कि जो है कि बहुत बड़ी हिस्से में घाटियाँ दब जाती हैं, कई वर्ग किलोमीटर का एरिया दब जाता है, तो बाकी के हिस्से आपको ऊंचे पर्वत जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि साइड के 2 हिस्से काफ़ी धंस जाते हैं और बीच का हिस्सा दिखा रहता है। तो आप लोग भ्रंश घाटियों वगैरह के बारे में सुन रखे होंगे, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह की जो संरचना पड़ती है तो उससे भी भूकंप वगैरह बड़े पैमाने पर आते हैं। वलन और भ्रंशन के कारण से भी भूपटल पर संकुचन होने लगता है ना। जैसे प्लेटें जो हमारे ऊपर पट्टी है, इसमें संकुचन वगैरह जब होगा, किसी कारण से दबाव वगैरह पड़ेगा, संकुचित वगैरह होंगी चट्टानें, तो उससे भी दरारें बनती चली जाती हैं और वो इससे होता है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अब वो क्या हुआ, ठंडी और गर्मी के कारण से उसमें क्रैक्स आते हैं, फिर उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा जब उनके मध्य में जाएगी तो धीरे धीरे वो और कमजोर होते जाते हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके बिखर जाता है। तो उन सब चीज़ों से जब बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भूकंप छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आपको आते दिखाई देंगे। फिर उसके बाद भू अभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, मैंने बताया कि भूप्रपट्टी के नीचे वाले जो हिस्से में जो तरलावस्था वाला हिस्सा है, ठीक है, उस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो मैग्मा जो होता है वहाँ पे क्या होता है, रेडियोएक्टिव तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है जो मैग्मे वाले हिस्से में। तो वो क्या करता है, वो ड्रिल करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो गैसें भी आपको वो प्रेशर देती रहती हैं किसके, उस तल को तोड़ने के लिए। लेकिन कभी कभी वो तोड़ नहीं पाती हैं तो उसके मूवमेंट से झटके आते रहते हैं और गैसें काफ़ी दबाव डालती हैं। जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा, अब ये क्या होता है, जब कुकर में प्रेशर बन जाता है तो क्या सीटी आपको वहाँ पे सीटी देती है तो सीटी का हिस्सा उठ जाता है। तो कई यही हिस्सा सेम पृथ्वी के धरातल के नीचे वाले हिस्से में भी होता है। वहाँ पर जब बड़े पैमाने पे गैसें बन जाती हैं एस्टेनोस्फेयर वाले मंडल में, तो वो प्रेशर दबाती हैं और फिर वो मूवमेंट ऊपर होने लगता है। जैसे कुकर की सीटी उठ जाती है, उसी तरह से हिस्सा ये तो उठ नहीं पाता लेकिन झटके देता है वो, ठीक है, वो बूम करता है, ठीक है। तो उससे भी भूकंप आपके आते रहते हैं, ठीक है। जलीय भार, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्राकृतिक तौर से लोग अप्राकृतिक रूप से जलों को रोक देते हैं, बड़े बड़े डैमों का निर्माण करते हैं, तो जल भार बढ़ जाएगा, तो उससे भूकंप आपका आता है, डिस्टर्बेंस जैसे होगा। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन, ये भी एक बड़ा कारक है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, ठीक है, घूर्णन गति के कारण से जो पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो उसके मूवमेंट के कारण से भी कुछ हिस्सा जो है, जैसे आपने ज्वार भाटा के बारे में सुना होगा, है ना, पृथ्वी अपनी गतियाँ करती रहती है, तो उसकी ग्रेविटी के कारण से भी इसके में भूकंप आने के जो है चांसेस बनते रहते हैं। वो सब जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो वहाँ समझते रहेंगे। पृथ्वी पर अपने फिर उसके बाद में अणु बम परीक्षणों, जैसे बहुत बड़ा विस्फोट कर दिए, परमाणु बम का परीक्षण वगैरह कर लीजिए तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आपने देखा ना, परमाणु बम का जब विस्फोट किया जाता है तो बड़े पैमाने पर भूकंपिक वेव्स आती रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि धरातल के बहुत गहराई में जाकर के परमाणु परीक्षण कर दिए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि कुछ दिन बाद उसमें झटके उसके महसूस होते हैं। तो ये सब मानवकृत जो है गतिविधियाँ हैं जिससे भूकंप आपके आते हैं। अब भूकंप आते हैं तो उससे होता क्या है और भूकंप आते क्यों हैं, इनके जानने के जो मुख्य स्रोत क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और इनसे कौन सी तरंगें निकलती हैं, कौन सी वेव निकलती हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा और डिटेल इसकी जाते हैं। इसमें होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, और उसको जो है आपका एक तरह से कहिए कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत आपका आता है वो, ठीक है, वो भूकंप विज्ञान कहलाता है। जिस जगह पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। देखो ऐसा है ना कि धरातल में, जैसे अब धरातल है, अब यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, धरातल है, ये क्या है, ये आपकी धरातल की ऊपरी फेस है, ये आपकी भूपरपटी है, यानी एक तरह से कहीं जो आपका ये स्थल जिस पे हम खड़े हैं इस तरह का वाला हिस्सा है, इसके नीचे जहाँ पर भूकंप मतलब जो है, जैसे मान लो 2 प्लेटें हैं डिस्टर्ब हो रही हैं, 2 प्लेटों का डिस्टर्बेंस जहाँ जिस सेंटर पे बनेगा, है ना, उस सेंटर से, उस सेंटर को उस केंद्र में जाए, धरातल के नीचे जितनी गहराई पर भूकंप का जो केंद्र बनेगा, ठीक है, भूकंप का जो केंद्र है उसे ही आप कहेंगे कि आप एक तरह से कहिए भूकंप का मूल, यानी भूकंप का फोकस वही कहलाता है, ठीक है। फोकस वाला बिंदु होता है उसे फोकस कहते हैं, जहाँ पर धरातल के अंदर होता है, मतलब जो है भूकंप शुरू होता है, जहाँ से कारक होता है, और धरातल पर जब वो निकल कर सबसे पहले जहाँ महसूस किया जाता है, भाई अंदर कोई गतिविधि हो रही तो वहाँ तो अब इंसान महसूस नहीं कर पाएगा, रहता है इंसान कहाँ है, भूपरपटी पर रहता है। तो जब इंसान को जिस जगह पर भूपरपटी पर जहाँ पर वो पहली बार महसूस किया जाएगा धरातल के ऊपर,
जब पहली जगह महसूस किया जाएगा उसे भूकंप केंद्र कहेंगे, और ठीक है, जिसे एपिसेंटर कहते हैं इंग्लिश में, एपिसेंटर को कहेंगे। और जहाँ पर भूकंप शुरू हुआ है, जिस जगह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, धरातल के जितनी भी गहराई पे, कभी कभी आप लोग सुनते हैं भूकंप आया तो बताते हैं उसका केंद्र बिंदु जो था वो धरातल से लगभग 10 किलोमीटर गहराई पर था, ठीक है, उस बिंदु से 10 किलोमीटर की गहराई पर था, ठीक। तो ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो 10 किलोमीटर गहराई या 5 किलोमीटर गहराई की जो अंदर की जो प्लेस होता है वही फोकस होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात होगी। तो वो क्या भूकंप मूल कहलाता है या भूकंप का फोकस कहलाता है, और जहाँ पर पृथ्वी पहली बार महसूस होता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है। तो यही चीज़ कह रहा है यहाँ पर, बात इसको देखिए, जिस जगह पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, ठीक है, उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस जिसे कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहलाता है वो, ठीक है। मैंने वही बताया आपको, भूकंप के दौरान भूकंप मूल के से ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। डेफिनेटली जब कोई भूकंप आएगा तो वहाँ से क्या होगा, ऊर्जा विमुक्त बड़े पैमाने पर होगी, तभी कोई गतिविधि होती ही है, ठीक है, विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भूकंप के दौरान भूकंप से कौन सी ऊर्जा विमुक्त होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रत्यास्थ ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, लहरें उत्पन्न होती है, मैंने बताया था, PSL लहरें मैंने आपको बताई हैं, ये लहरें आपकी वहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, ठीक है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक या आड़ी तरंगे, तीसरी है धरातलीय तरंगे, ठीक है, जिसे एल वेव के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे नाम इनके। तो 3 वेवों के बारे में देखते हैं क्या होता है। जो सबसे तेज गति करती है वेव वो होती है पी वेव, प्राथमिक वेव सबसे तेज गति से वेव करती है, और यह तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये इसका गमन करती है। उसके बाद अगर देखेंगे आड़ी तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में देखेंगे तो ये तीनों क्षेत्रों में आपका नहीं गमन करें, ठोस में नहीं चलती, केवल द्रव अवस्था में ये गमन कर पाती है। और फिर इसके बाद में अगर हम धरातलीय लहरों के बारे में बात करेंगे या लॉन्ग वेव के बारे में कहेंगे, जो सबसे विनाशकारी वेव होती है, यह भी आपकी गैसीय अवस्था में चलती है, यानी कि ये तीनों स्थिति में आपको देखने को मिले। सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये धरातल पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो आइए एक देखते हैं, इसकी डिटेल करते हैं एक को। इनमें से पहली है आपकी प्राथमिक तरंगे, या इसी को ही संपीड़नात्मक तरंगे या पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेगवान होती हैं, इनका वेग जो होता है सबसे तेज, मैंने बताया अभी आपको, ये 8 से 14 किलोमीटर की गति से प्रति सेकंड की गति से मूव करती हैं, 8 से 14 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कभी कभी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि इसकी गति क्या होती है, पी वेव्स की गति क्या होती है, तो सबसे तेज होती है। पहली चीज़ तो ये जानिए कितनी तेज होती है, 8 से 14 किलोमीटर के मध्य की स्पीड इसकी बनी होती है, ठीक है। और सिस्मोग्राफ स्टेशन पर, सिस्मोग्राफ क्या होता है, जहाँ पर भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, उसे सिस्मोग्राफ यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग होती है वो पी वेव होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज गति से जो वेव चलेगी तो बच्चों सबसे पहले मूव कौन कराई जाएगी, वही तरंग तो मानी जाएगी सबसे मूवमेंट करने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले पहुंचेगी वही कौन सी तरफ, पी वेव पहुंचेगी। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। हाँ, ये भी जान लीजिए, यानी कि हर जगह पर इसकी गति समान नहीं होती है, क्योंकि कहीं ठोस मिलेगा, कहीं द्रव मिलेगा, कहीं गैस मिलेगा, तो जहाँ जैसे चलती है उस हिसाब से इसका मूवमेंट, मतलब इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। कहीं पर इसकी गति खूब तेज हो जाएगी, कहीं पर गति इसकी अपेक्षित कम होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका किस मतलब पूछ सकता है कि पी वेव्स की गतियों में परिवर्तन का कारक क्या होता है, तो उसका माध्यम बदलना है, यानी ठोस में चल रही है, द्रव में चल रही है, गैस में चल रही है, कहाँ पर वो गमन कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी गतियों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये बात जान लीजिए आप लोग, बड़ी अच्छी बात है ये। फिर ये ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों में चलती होकर के यात्रा कर सकती है, यानी कि चल सकती है, ठीक है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के नाम के समान ही होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगे किसके समान होती हैं, संपीड़नात्मक या प्राथमिक वेव के समान होती हैं। इन्हें ही हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाइए। इसकी जो समानता कैसे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह होती है। तो आप जान लीजिए पी तरंगे जो आपकी हैं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और एस तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग पूछता है या अनुप्रस्थ तरंग कहेगा, तब भी
आप जाने रहिएगा कि इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो आपकी होगी वह पी वेव होगी और अनुप्रस्थ तरंग जो होगी वो आपकी एस वेव होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मतलब किसके जैसे होता है इसका बिहेवियर। तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग के जैसा होता है या कहिए ध्वनि तरंगों के जैसा पी तरंग का बिहेवियर होता है। ये संपीड़नात्मक होती हैं। ये तमाम सारी चीज़ें बताई मैंने। इसकी स्पीड 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं। ये ठोस और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापने का यंत्र होता है, मशीन होती है, उसमें सबसे पहले जो कौन सी वेव रीड की जाती है तो पी वेव रीड की जाती है। ठीक है, इसकी चलने की गति कैसे ध्वनि तरंगों के जैसे ही चलती है पी वेव। ठीक है, इसे ही अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आड़ी तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी जो तरंग हमारी है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये लहरें जल तरंग के समान होती हैं। ठीक है, जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि प्रकाश तरंग के समान कौन सी तरंग चलती है। तो प्रकाश तरंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे आपकी हो गई, या आड़ी तरंगे या द्वितीयक तरंगे जो होती हैं आपकी कैसे होती हैं? प्रकाश तरंगों के समान होती हैं बच्चों, या जल तरंग के समान आपको मिलेंगी। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में, आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। प्रकाश तरंग के समान होती है, इन्हें आड़ी तरंगे कहा जाता है। इसलिए क्यों कहते हैं आड़ी तरंगे? इसका पीछे का कारण बता रहा है कि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। अणुओं की जो गति होती है लहर के समकोण पर होती है। ठीक है, लहरों की जो वेव्स होती है ना, आप देखेंगे यहाँ पे बनी हुई है वेव्स। पी वेव तो ये थी आपकी, एस वेव जो है आपकी ये, तो यहाँ पे अणु समकोण पे होते हैं। जैसे गति जहाँ पर जैसे करती है, ये धरातल पे क्या करती है, सरफेस पे से बहुत ज़्यादा जिगजैग करते हुए फैलते हुए चलती है। ठीक है, तो पूरे धरातल को एकदम एक तरह से कहिए काफ़ी एक तरह से कहिए अपेक्षितया उससे थोड़ा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है इसमें। तो जल तरंग या प्रकाश तरंग के अणुओं के समान होती है, समकोण पर काटती है, मतलब समकोण पर होती है या काटती है, दोनों बात एक ही है। इन्हें द्वितीय या गौड़ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक तरंगे कहेंगे या गौड़ तरंगों के नाम से जानते हैं, यानी सेकेंडरी वेव इसे ही कहते हैं भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। क्यों कहा जाता है द्वितीयक वेव, सेकेंडरी वेव क्यों कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगों को? क्योंकि ये सिस्मोग्राफ यंत्र पर सबसे पहले जो दिखाई देता है वो पी वेव दिखाई देती है सेकंड नंबर पर, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग के बाद अनुप्रस्थ तरंगें दिखाई देती हैं सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, तो इस नाते इसको सेकेंडरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो चाल है उससे कम होगी किसी प्राथमिक वेव से। ये 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी प्रति सेकेंड होता है, 4 से लेकर के 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, नॉट, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है उसकी गति को। ठीक है, सेकंड में होता है, यानी कि 1 सेकंड में ये इतनी दूर तक गमन कर जाती है। वो क्या था, 4 से लगभग 8 से 14 किलोमीटर था। प्राथमिक वेव जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, और ये आपका 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेव से मूव करती है। ठीक है, प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है, मतलब इसकी यानी कि प्राथमिक वेव से कम होती है। यह लहरें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो मूवमेंट होती है ये क्या करती है, जलीय क्षेत्र में शून्य हो जाती है। मैंने अभी आप जिक्र कर रहा था तो वहाँ पे शायद मैंने इसको बोल दिया था कि यहाँ पे आती हैं, तो उसके लिए सॉरी आपको। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ये वेव जो होती है जलीय क्षेत्र में शून्य हो जाती है, यानी कि कोई भी लिक्विड वाली स्थिति में अगर देखेंगे मूवमेंट, अभी इसके बाद में जो प्राथमिक वेव और जो है द्वितीय वेव की जब हम लोग संरचना पृथ्वी के अंतर्गत उसकी गति छाया क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर हमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी के उस हिस्से में जहाँ पर मैग्मा वाली अवस्था है उसमें क्या होगा, द्वितीय वेव दिखाई नहीं देगी, है ना। तो इसका छाया क्षेत्र कुछ डिग्री से कुछ डिग्री के मध्य में आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जाने पर पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कैसा है, मैग्मा वाली यानी तरलावस्था वाली स्थिति में है, क्योंकि सेकेंडरी वेव उसमें तरलावस्था वाले हिस्से में दिखाई नहीं देती है, गायब हो जाती है, शून्य हो जाती है। फिर जब से जहाँ से स्थल वाला हिस्सा आ जाता है, ठोस अवस्था वाला हिस्सा, वहाँ पर गमन करने लगती है। तो ये बात ध्यान रखिए, पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती है। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में पहुंचकर लुप्त हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है सागरीय क्षेत्र में इसका कोई मतलब नहीं है। भूकंप अगर मान लो सुनामी वगैरह आ रहा है तो उसको सुनामी में इस वेव का तो कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जलीय क्षेत्र में ये शून्य हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं उसमें। ठीक है,
अगली पेट है जो सबसे खतरनाक वेव है आपकी, वो लहर तरंगे जिसे कहते हैं, या सरफेस या लॉन्ग वेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एल वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तरंगे ठीक है, ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, यानी अधिकेंद्र मतलब कौन हो गया आपका, ये सबसे पहले एपिसेंटर पे जो आपका होता है भूकंप, एक तरह से कहिए अधिकेंद्र जिसे कहा जाता है, वहाँ वाले हिस्से पे सबसे देर में पहुंचती हैं। ठीक है, और पहुंचती है तो सबसे नुकसान यही पहुंचाएंगी, बाद में पहुंचती है क्योंकि इनका वेग जो है क्या होता है, सबसे कम होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से होता है। ठीक है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8 से 14 किलोमीटर पी का वेव होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है, और उसके बाद में 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड जो वेव होता है सेकेंडरी वेव का होता है। ये क्या होता है, द्वितीय स्थान पर पहुँचती है, सिस्मोग्राम में रीड की जाती है, इस नाते सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। यह जलीय क्षेत्र में शून्य हो जाए, द्रव अवस्था में नहीं चल पाती, दिखाई नहीं देती है ये। ठीक है, इसके बाद में आपका सबसे लास्ट में जो चलती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो चलती है वो आपकी एल तरंगे होती हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में जो पहुंचती हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें भ्रमण पूरे पृथ्वी पर के धरातल पर करना होता है, ये पूरे पृथ्वी पर तैरती हुई चलती हैं। जैसे आप देखेंगे पूरे लंबे सीक्वेंस में ऐसे लेकर के चलती है तो पूरे धरातल को पूरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, और इन्हीं से ही कारण से ही जो स्थल संरचना जो विकृति आती है वो एल तरंगों के कारण से ही नुकसान ज़्यादा पहुँचता है और होता है इसी के कारण से। ठीक है, इसलिए इनको लंबी अवधि लहरों के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, लंबी अवधि की लहरें अगर कोई कहेगा या तरंगे कहेगा तो आप एल वेव के बारे में आप कहेंगे, लॉन्ग वेव जिसे कहते हैं, या सरफेस वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है, धरातलीय लहरों के नाम से भी तो जाना ही जाता है इसको। ठीक है, इसका जो है और इसकी जो गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है। ठीक है, ये मतलब जो है इतनी खतरनाक होती है कि जलीय क्षेत्र में प्रभावित करती हैं और स्थलीय क्षेत्रों में, दोनों जगह इसका इफेक्ट बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देगा, इसका नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इनकी गति और प्रभाव जल एवं स्थल दोनों पर होता है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगों के नाम से इसको जाना जाता है, या विनाशकारी तरंगे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाएगा वैज्ञानिक खोजों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 3 तरंगे तो आपकी महत्वपूर्ण हो गई, पी, एस और एल तरंगे। ठीक है, इनके बारे में आपने देख लिया, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और लॉन्ग वेव, ये 3 वेव के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, काफ़ी कुछ इसके बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, तो ये ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है तरंगे, ये केवल द्रवावस्था में पी तरंगे, एस तरंगे जो है द्रवावस्था में नहीं चलेंगी, बाकी जगहों पे चलेंगी, और जो प्राथमिक तरंगे हैं तीनों अवस्थाओं में चलेंगी। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई बच्चों। अब इनके अलावा कुछ तरंगे होती हैं पीजी, एसजी, ठीक है, और पी स्टार, एस स्टार तरंगे होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या होती हैं। पीजी तरंगे मतलब नई जो खोज हुई है, इन 3 तरंगों के अलावा 2 तरंगों की और खोज की गई है, पीजी, एसजी, ठीक है, और दूसरी तरंग उसमें जो खोजी गई हैं वो पी स्टार, एस स्टार तरंगे हैं। तो उसमें क्या होता है, पीजी और एसजी में क्या होता है, देखिए इनमें क्या होता है, इनके बीच की तरंगे होंगी। किसके बीच की तरंगे, पी प्राथमिक और सेकेंडरी वेव के मध्य की स्पीड वाली तरंगे जो होंगी वो होंगी। ठीक है, और पी और एस के मध्य की जो बीच की जो मतलब जो गति वाली तरंगे होंगी वो पी स्टार, एस स्टार के अंतर्गत आएंगी। यही चीज़ें हैं, डिटेल करते हैं इसकी। पी और एस जी लहरें, इन लहरों की गति पी और एस लहरों की अपेक्षा कम होती है, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी वेव की अपेक्षा कम गतिमान होती हैं। कौन सी वेव्स आपकी, पीजी और एसजी वेव्स। ठीक है, ये वेव क्या होती है, पी और एस से कम होती हैं। ठीक है, ये लहरें मुख्यतः पृथ्वी के ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इनके गमन क्षेत्र के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछता है बेटा कि कहाँ से चलती हैं। तो पीजी और एसजी जो आपकी होती हैं, ये तरंगे आपकी मूल रूप से किधर को चलती हैं बच्चों, पीजी और एसजी तरंगे ये आपके धरातल पे चलने वाली तरंगे हैं। ठीक है, मूल रूप से कहाँ पे इफेक्ट करती हैं, धरातलीय क्षेत्रों को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, पीजी और एसजी वाली तरंगे। ओके, और पीजी एसजी क्या होती हैं, पी और एस से स्लो गति से, मतलब अपेक्षित उससे कम गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। इसके अलावा अगर पी स्टार, एस स्टार की बात करेंगे, इनकी गति पीजी और एसजी, ठीक है, पी तथा पीजी और एस तथा एसजी के बीच में होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पी और पीजी के मध्य में, यानी कि अगर बात पी स्टार की बात करते हैं तो पी स्टार की जो गति होगी बच्चों वो क्या होगी, पी से कम होगी। ठीक है, और क्या होगा, पीजी से ज़्यादा होगी, यानी दोनों के मध्य होती है। यानी कि पी स्टार, एस स्टार की जो गतियां हैं वह पीजी और एसजी से अधिक होती हैं।
ध्यान में रखिएगा, मध्य का क्या मतलब हुआ, दोनों के मध्य में रहती हैं, किसके, यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। P और PG, P और PG के मध्य की गति का मतलब क्या हुआ, यानी P से कम और G से ज़्यादा, दोनों के मध्य की गति होती है, दोनों के बीच की गति में के मध्य में आती है, ठीक है। तो PG और PG के मध्य में P स्टार की गति होती है, और S और SG के मध्य में S स्टार की गति होती है। ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो PS, PG, SG तथा P स्टार S स्टार की विभिन्न गतियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में विशेष जानकारियाँ क्या होती हैं, हमको प्राप्त होती हैं बच्चों, ये चीज़ें थी। अब ये तो हम लोगों को आज वेव्स के बारे में देख लिया, अब पृथ्वी के अंदर का छाया क्षेत्र और तमाम सारे विषयों के बारे में और भी हम लोग विशद रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।